ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद। तो वॉल्टर लिपमैन ने इसके संदर्भ में बहुत अच्छे अपने विचार बताए हैं। वो बोलते हैं कि जो फ्यूचर के इंटरनेशनल ऑर्डर है वह में सही में जो घटक होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सोसाइटीज ऑफ नेशंस होंगे, और कहीं ना कहीं जो उनके विचार हैं एकदम ठीक भी बैठते हैं। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा है जो इंटरनेशनल ऑर्डर हमारे सामने आया है, वहां पर बहुत सारे रीजनल इंस्टीट्यूट्स काम करते हुए हमें देखने को मिले हैं। और इनफैक्ट हम बोलेंगे कि उनकी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो उनका नंबर है वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। सो हम बोल सकते हैं कि जो इनकी ग्रोथ है वो मतलब सुपर नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिली है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जो रीजनलिज्म ब्रांचेस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, या बहुत सारे देश अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि कॉमन शेयर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें कि रीजनलिज्म क्या होता है, तो रीजनलिज्म एक लूजली यूज्ड टर्म है, या हम बोल सकते हैं कि नॉन यूनिवर्सल एसोसिएशंस को छोड़कर सारी एसोसिएशंस रीजनलिज्म के क्षेत्र में आती हैं, और अलग-अलग थिंकर्स के इनके बारे में अलग-अलग विचार हमें देखने को मिलते हैं। हम जान सकते हैं इसको कि रीजनलिज्म एक कंसेप्ट है जहां पर स्टेट्स को हम ऑर्गेनाइज्ड होके काम करते हुए देखने को मिलती है, एंड डिपेंडेंट एरियाज ऑन अ रीजनल बेसिस। जो वर्ड है रीजन, इसको हम देखते हैं कि अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, एक होता है नेशनल लेवल पे और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रीजनलिज्म, तो इसका मतलब है अगर ये नेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है तो एक तरीके से कि एक इंडिविजुअल जो है उसका प्रेम उस पर्टिकुलर प्रेम के प्रति जहां पर वो रहता है, या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के प्रति, बजाय कि देश के। मगर यहाँ पर हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं एट इंटरनेशनल लेवल, तो यहाँ पर इसका मीनिंग अलग हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा देश जो है दे कम टुगेदर फॉर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से देशों की जो ग्रुपिंग है वो हुए हमें देखने को मिलती है। हो सकता है कि ये जो ग्रुपिंग है वो मिलिट्री बेस्ड हो, पॉलिटिकल बेस्ड हो, या फिर इकोनॉमिक बेस्ड हो। तो कहने का मतलब कि कोई कॉमन ग्राउंड जो है, एक कॉमन एग्रीड क्राइटेरियन जो है, वो इसको डिफाइन नहीं करता। सो रीजनलिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑफ एन एरिया, जहां पर जो अलग अलग देश हैं उनके कॉमन नीड्स हमें देखने को मिलते हैं। दे हैव कॉमन परसेप्शन रिगार्डिंग एन इश्यू और प्रॉब्लम। और कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर अंडर द कंसेप्ट ऑफ रीजनलिज्म विल बी कॉल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ये जो नाम है वो इसके अलावा रीजनल अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, या फिर रीजनल एसोसिएशन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। फीचर्स ऑफ रीजनल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले जो इनका फीचर है वो ये है कि इनका एक एम होता है, मकसद होता है कि जो इनके बीच कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का कारण है जो चीज, उसको दूर करना। देन ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं फ्री इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट। देन दे आर डिजाइन टू बिल्ड अप कंटिन्यूअस सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए कंटिन्यूअसली ये तत्पर रहते हैं। देन दे ऑब्लिगेट द पार्टनर टू कम टुगेदर फॉर कंसल्टेशन अंडर अ थ्रेट। अगर मान लो किसी तरह की समस्या होती है तो वैसी सिचुएशन में भी ये एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर मान लो एक के ऊपर थ्रेट है, दैट मीन्स कि दूसरे के ऊपर भी थ्रेट है। देन इनकी कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि ये यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट काम करते हुए हमें
देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर को वोलेट करने की कोशिश नहीं करते। आगे हम बात करेंगे इनकी नेचर की। तो फर्स्ट पॉइंट है, रीजनल अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेट्स। जो रीजनल अरेंजमेंट होता है इसमें हमें दो या दो से ज्यादा स्टेट्स जो है वो मतलब एज ए मेंबर उसकी देखने को मिलती है, जहां पर इनके जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए इनकी एफर्ट्स देखने को मिलती है। एंड देन दे मे और मे नॉट बी ज्योग्राफिक, यानी कि ये हो सकता है कि ज्योग्राफी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, और हो सकता है कि ये ज्योग्राफिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो सकता है इनके जो इंटरेस्ट है बाकी इंटरेस्ट जो है वो मैच करते हो सकता है कि पॉलिटिकल इश्यूज जो है इनके कॉमन हो। देन थर्ड पॉइंट है, सेवरल रीजनल अरेंजमेंट्स विद इन अ गिवन एरिया। तो मतलब बहुत सारी रीजनल अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो पर्टिकुलर प्लेस पे ही काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं सियाटो की, उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन की। A regional arrangement need not be primarily a military arrangement। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक मिलिट्री अरेंजमेंट भी रीजनल अरेंजमेंट्स का होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि जो इश्यूज होते हैं वो बागी होते हैं, इसीलिए बहुत सारे देश जो है वो इकट्ठे आके रीजनल अरेंजमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनका कोई मिलिट्री अरेंजमेंट भी होना जरूरी होता है। रीजनल अरेंजमेंट जो है वो अलग होता है रीजनल अंडरस्टैंडिंग से। कहने का मतलब, जब हम बात करते हैं रीजनल अरेंजमेंट की तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि मशीनरी जो है वो इंक्लूड होती है, वहां पर सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट जो है वो देखने को मिलती है। बात करें अगर हम रीजनल अंडरस्टैंडिंग की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कॉमन पॉलिसीज होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। सिक्स पॉइंट बात करता है कि रीजनल अरेंजमेंट और रीजनल पैक्ट के बीच भी डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं रीजनल पैक्ट की, समझौते की, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर इशू के बारे में बात की जा रही है, एक खास समझौता होता है। और जब हम बात करते हैं रीजनल अरेंजमेंट की, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ इश्यूज आर इन्वॉल्व, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो रीजनल अरेंजमेंट होता है उसका टाइम पीरियड भी कंपेयर टू पैक्ट, रीजनल पैक्ट, लंबा हमें देखने को मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे रीजनल अरेंजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन का चार्टर एक्सेप्ट करता है रीजनल अरेंजमेंट को, जिस जहां पर रीजनल अरेंजमेंट का जो पर्पस है वो रहेगा रीजनल पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखना। इनिशियल डिस्कशन में हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बहुत सारे स्कॉलर का ये कंसर्न रहा कि जो रीजनल अरेंजमेंट है ये एक तरीके से मतलब काउंटर पार्ट का काम कर सकता है यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी के लिए। और मतलब कंपटीशन वाली फीलिंग, कन्फ्लिक्ट वाली फीलिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके कारण। और कईयों का मानना ये था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको मतलब टेक ओवर कर लेना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट को जब वो कोई बड़े डिसीजंस लेते हैं। तो क्या यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसमें कोई प्रोविजन है विद रिगार्ड टू रीजनल अरेंजमेंट? तो यस, हमें प्रोविजन देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन चार्टर में। तो 1945 में जब हमें 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अमेरिका जैसा देश था, फ्रांस, अरब लीग, अर्स्टवाइल यूएसएसआर और भी बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये दबाव डाला कि मतलब जो रीजनल अरेंजमेंट है उसका प्रोविजन होना चाहिए। तो जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वहां पे जो चैप्टर 8 है और आर्टिकल 52 जो है वो इसके बारे में बात करता है।
जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीटली डिवोटेड है रीजनल अरेंजमेंट्स के रिगार्डिंग। और जो आर्टिकल 52 है वो बात करता है कि मतलब कोई भी जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो रोकता नहीं है किसी रीजनल अरेंजमेंट को लेके, बट ये साथ में क्लियर करता है कि इनका जो काम होगा, रीजनल अरेंजमेंट का काम जो होगा वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल है, पर्पस है, उनके साथ ये आगे बढ़े, ऐसी बात आर्टिकल 52 में की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 53 और 54 जो है वो भी इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। रोल ऑफ रीजनल अरेंजमेंट। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसमें चैप्टर 8 जो है वो फुली डेडिकेटेड है रीजनल अरेंजमेंट्स को लेके। रीजनल अरेंजमेंट्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस और कोल्ड वॉर। तो जो रीजनल अरेंजमेंट के समर्थक हैं उनका मानना है कि रीजनल अरेंजमेंट का जो इस्तेमाल है एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन के गोल्स है उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। और ये एक तरीके से दीज आर नेसेसरी स्टेप्स इन रीजनल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। और साथ ही साथ जो मतलब कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है उसके लिए काम करते हुए हमें रीजनल अरेंजमेंट, रीजनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि ये मतलब पीस को मेंटेन करने में पूरी पूरी कोशिश करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन करने में पूरी कोशिश करता है, जहाँ पर कई बार यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुली काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलती। मगर इसके कुछ क्रिटिक्स हैं, उनका मानना है कि ये मतलब जो इंटरनेशनल राइवलरी है, उसका कारण जो है वो बन सकता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि जो रीजनल अरेंजमेंट्स हैं, वो इस तरीके से हुए जहाँ पर हमने मिलिट्री अलायंस होते हुए देखे। स्पेशली अगर हम बात करें तो 1940s के एंड में और 1950s के शुरू में हमें मिलिट्री अलायंस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग कोल्ड वॉर फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनकी प्रेजेंस है वो नेगेटिव तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। रीजनल अरेंजमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है इसकी इनएबिलिटी भी सामने कई बार आई है जब ये इफेक्टिवली हमें पीस कीपिंग एजेंसी की तरह काम करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखने को मिली। और उसका नतीजा क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज जो है वो बाहर ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन तक इश्यूज पहुंचते ही नहीं है। प्राइमरली हमने देखा है कि जो नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि मतलब बहुत सारे इश्यूज को यूनाइटेड नेशन की जगह सॉर्ट आउट करने की बजाय वो रीजनल इंस्टीट्यूट पे ही उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि ऐसे देखने को मिलता है कि जो यूनाइटेड नेशन है इज डाइंग बिकॉज मेंबर स्टेट्स आर मोर एंड मोर टेकिंग ग्रेट पॉलिटिकल इश्यूज आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे भी देश देखने को मिलते हैं जो मेजर पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के बाहर ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जो बोला गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा वैसे तो हमें एक्चुअली में होते हुए नहीं देखने को मिलता। मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यूज हैं, होते हैं, विवादास्पद इश्यूज होते हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुली काम करते हुए नहीं देखने को मिलता। तो बहुत सारे देश क्या करते हैं कि वो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ही ऐसे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसके जिसके कारण लगता है कि यूनाइटेड नेशन जो है ऐसे इंस्टीट्यूट के कारण वीक हो रहा है।